क्षेत्र में रहती है, ये क्षेत्र है, ध्यान देने की आवश्यकता है। वैलोनिया क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है। कौन सी भाषा बोलती है? फ्रेंच भाषा बोलती है। और शेष 1% जो जनसंख्या है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यह जर्मन भाषा बोलती है। यह कौन सी भाषा बोलती है? जर्मन भाषा बोलती है। तो यहां पर हमने देखा कि सामाजिक संरचना बेल्जियम की, जो एक छोटा सा यूरोप का जो देश है, उसकी हम सामाजिक संरचना का जब अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उसकी सामाजिक संरचना अत्यधिक जटिल है। तो आइए बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की बात कर लेते हैं। इसी यूरोप के छोटे से देश की राजधानी की हम बात करते हैं, तो राजधानी है उसकी ब्रुसेल्स। तो आइए मैं ब्रुसेल्स के बारे में भी यहाँ चर्चा का विषय बनाता हूं, क्योंकि आप ऐसा मान के चलिए कि जैसे भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ध्यान देने की बात है कि जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ऐसे ही यूरोप के एक छोटे से देश की राजधानी, जो कि क्या है? ब्रुसेल्स है। क्या है राजधानी? ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम की राजधानी की अगर हम बात करें तो बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम देश की जो राजधानी है वह क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की जो राजधानी है वह क्या है? ब्रुसेल्स है। ध्यान दें, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। तो अब हम ब्रुसेल्स की सामाजिक संरचना का यहां पर अध्ययन करना चाहेंगे कि राजधानी जो क्षेत्र है, यानी कि बेल्जियम जो देश है उसकी जो राजधानी है, उसमें जो सामाजिक संरचना है वह किस तरह से वहां पर रहती है जनसंख्या। तो वहां पर 80% लोग जो है वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। कहां की बात कर रहा हूं मैं? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की बात कर रहा हूं। 80% लोग यहां के फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है, यहां राजधानी में जो लोग रहते हैं वह जो है 80% लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जबकि 20% लोग राजधानी में जो रहते हैं वह डच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। तो यहां जो सामाजिक संरचना है, बेल्जियम देश की जो राजधानी ब्रुसेल्स है, बहुत ज्यादा एग्जाम में प्रश्न आता है, ध्यान देने की आवश्यकता है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अधिकांश आबादी जो 80% है वो फ्रेंच भाषा बोलने वालों की है, और जबकि यदि मैं डच भाषा के बोलने वालों की बात करूं तो वहां मात्र 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। चलिएगा, अब हम आगे चलते हैं। यहां पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने के दृष्टिकोण से, आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने के दृष्टिकोण से, तो ये अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषी लोग हैं, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग बेल्जियम में तुलनात्मक रूप से अधिक समृद्ध और शक्तिशाली थे। कौन से लोग थे? फ्रेंच भाषी लोग जो समृद्ध और शक्तिशाली थे। यहां जो मैं बात कर रहा हूं 80% की, ये समृद्ध थे और शक्तिशाली थे। ये समृद्ध थे और कैसे थे? शक्तिशाली थे। इनकी जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले भी बता दिया है कि ये राजधानी क्षेत्र में, केवल राजधानी क्षेत्र में 80% रहते हैं, मतलब इनकी संख्या राजधानी क्षेत्र में बहुत ज्यादा अधिक है। फलस्वरूप क्या हुआ? ध्यान देने के बाद आगे चलकर क्या हुआ
कि आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने के लिए, आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने के लिए कौन? डच जो भाषा बोलते हैं। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास और शिक्षा, इन दोनों का लाभ पाने के लिए, आर्थिक विकास और शिक्षा दोनों का लाभ पाने के लिए डच भाषी लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा था, आक्रोश था। क्या था? आक्रोश। किन में आक्रोश था? डच भाषी लोगों में आक्रोश था। इन दोनों समुदायों के संघर्ष का सबसे भयंकर रूप ब्रुसेल्स में देखने को मिलता है। यानी कि आप देख रहे हैं, ये लोग समृद्ध और शक्तिशाली थे, इनकी संख्या राजधानी क्षेत्र में अधिक थी, लेकिन पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो पूरे देश की जो बात में हम बात करें तो पूरे देश में 80% लोग डच 59% लोग डच बोलते हैं पूरे देश में, लेकिन राजधानी क्षेत्र में ज्यादा लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं जो समृद्ध और शक्तिशाली थे। लेकिन डच भाषी लोग क्या है? आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, क्या अपने हित को ध्यान रखने के उद्देश्य से वे क्या कर रहे थे? वह इनके प्रति जो है उनमें आक्रोश पैदा हो गया, गुस्सा पैदा हो गया। फलस्वरूप क्या हुआ? 1950 और 1960 के दशक में क्या हुआ? 1950 और 1960 के दशक में, 1950 और 1960 के दशक में क्या हुआ? फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ता ही चला गया। दोनों के बीच मतभेद इतना अधिक बढ़ गया कि वह मतभेद इतना बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। इन दोनों समुदायों के संघर्ष का सबसे भयंकर रूप ब्रुसेल्स में, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि राजधानी में ही देखने को मिला। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। मतलब आप देखेंगे कि एक अजीबोगरीब समस्या थी कि डच बोलने वाले लोग संख्या की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक थे। डच बोलने वाले लोग संख्या के दृष्टिकोण से आपने देखा पूरे देश में 59% लोग डच लोगों की थी। ये संख्या में तो अधिक थे, ये डच बोलने वाले पूरे देश में तो अधिक थे, परंतु समृद्ध और शक्तिशाली कौन थे? वो थे फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग जो राजधानी क्षेत्र में रह रहे थे। वो समृद्ध और शक्तिशाली थे, इनकी संख्या कम थी, लेकिन राजधानी क्षेत्र में इनकी संख्या ज्यादा थी। पूरे देश में तो कम थी, लेकिन राजधानी क्षेत्र में ये संख्या क्या थी? ज्यादा थी। तो कम संख्या वाले लोगों का वर्चस्व राजधानी क्षेत्र में अधिक था और वह समृद्ध और शक्तिशाली थे, जबकि अधिक संख्या में जो लोग भाषा बोलते थे, जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे, जिनकी पूरे देश में संख्या अधिक थी, किंतु धन और समृद्धि के मामले में दुर्बल और अल्पमत में थे। कौन थे दुर्बल और अल्पमत में? डच भाषा बोलने वाले लोग जो कि पूरे देश में अधिक थे, आर्थिक दृष्टि से क्या थे? कमजोर थे। तो अतः आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ प्राप्त करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ प्राप्त करने के लिए डच भाषी लोगों ने फ्रेंच भाषी लोगों से संघर्ष प्रारंभ कर दिया। इन दोनों में तनाव पैदा हो गया और परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं बेल्जियम की संरचना की अगर हम बात करें, जिसे मैं पहले ही चैप्टर जब स्टार्ट किया था तभी मैं बता रहा था कि इसकी सामाजिक संरचना अत्यधिक जटिल है। तो ऐसी स्थिति में ये आपने जटिलता देख ली होगी। तो हम देख रहे हैं एक छोटा सा देश बेल्जियम की हम बात करते हैं, जो यूरोप का एक छोटा सा देश है, जो हमारे देश के हरियाणा देश से भी उसकी आबादी आधी है, क्षेत्रफल में भी वो बहुत छोटा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ये देखें तो बेल्जियम की संरचना हमें और उसमें जो मतभेद आपसी रहता है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पर अधिक संख्या में डच भाषी हैं,
उसके बावजूद भी वर्चस्व किसका है? फ्रेंच भाषी लोगों का है। वे समृद्ध और शक्तिशाली हैं। तो यहाँ की संरचना बिल्कुल अलग है। अब अगर हम आगे जब हम अध्ययन करेंगे श्रीलंका का, जब हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि श्रीलंका की जो संरचना है वह बिल्कुल अलग है। यहीं पर हम इसी चैप्टर में श्रीलंका के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक। और मैं समझता हूं कि जब हम श्रीलंका के बारे में अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि श्रीलंका का बिल्कुल जो सामाजिक संरचना है वो बिल्कुल अलग तरीके से, वहां कंडीशन एकदम अलग है। आइए उसी पर हम चर्चा करते हैं। तो चर्चा क्या है, ध्यान देने की आवश्यकता। तो द्वीपीय देश श्रीलंका की मैं बात कर लेता हूं। तो द्वीपीय देश श्रीलंका हमारे तमिलनाडु राज्य के